ओके, ये एक आईटी पे इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से कावा सर का व्यू है। और लार्ज कैप आईटी में याद रखिएगा रिस्क फिर भी थोड़ा सा कम है, और जब आप नॉट एग्जैक्टली फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, जब मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पर आईटी को बाय करें। अच्छा सर, अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेसिस पे जहाँ पे बहुत अच्छा स्विंग मिल चुका है हमको, मतलब आफ्टर स्पेशली दैट रेट पॉज। एनबीएफसीज B2 को देख लीजिए आप, सारी की सारी, अगर मैं गोल्ड फाइनेंस कंपनी को छोड़ दूं सिर्फ, तो एचएफसीज काफ़ी अच्छी चली, B2 काफ़ी अच्छा चले, एमएनएम फाइनेंस को देखिए। सर यहाँ पे अगर आप एक बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं विद इन आई थिंक 3 से 4 महीने के अंतराल में, तो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या करना चाहिए? क्या ये एक उचित वक्त है अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, या फिर अभी होल्ड करें इनको? मुझे लगता है कि एनबीएफसी के लिए अभी भी टेलविंड बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट आपने जो कहा कि पिछले 3-4 महीनों में मूवमेंट अच्छा बढ़ोतरी हुई है शेयर के दामों में, बट आप अगर देखेंगे तो एक तो क्रेडिट साइकिल उनके फेवर में है, क्रेडिट कॉस्ट साइकिल, तो उनकी बैलेंस शीट सब स्ट्रांग है एंड बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में उनकी एबिलिटी टू पास ऑन द राइजिंग कॉस्ट, राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट इज मच मोर बेटर देन द बैंक्स। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज और कुछ एनबीएफसीज में कुछ अलग अलग ओवरहैंग भी था, तो वो भी सब क्लियर हो गया है। तो जो एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट ओन्ड एनबीएफसीज उनके जो क्लीन अप होना था और उसमें जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो भी सब सेट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 4-5 एनबीएफसीज जो ब्रॉड बेस्ड है और कॉर्पोरेट ओन्ड है, वहां पर अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि नया इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। तो एनबीएफसी में अभी भी पॉजिटिविटी रहना है। मुझे लगता है कि अभी भी इन्वेस्टर बने रहे, इन्वेस्टर्स अभी भी बने रहे। एक स्पेस जहां पर एक शानदार कमबैक आया है कृष्णा सर, वो है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा ही नहीं, पूरा डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक शानदार मोमेंटम है। क्या ये एक प्योर वैल्यूएशन कैचअप है या कुछ और है यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वहां पे आप देखेंगे तो जेनरिक फार्मा, वो जेनरिक्स वगैरह की जो प्राइसिंग वगैरह वहां पे जो हर साल जिस हिसाब से दाम घटते हैं, तो वहां पे थोड़ी रुकावट आई है। एंड काफी फार्मा कंपनी हाई इनपुट प्राइसेस वगैरह से स्ट्रगल कर रही थी, तो वो भी पॉजिटिव हुआ है। तो ओवरऑल फार्मा स्पेस पिछले 18 महीने से वैसे भी स्टॉक प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हो गए थे। तो एक तो वैल्यूएशन आपके फेवर में आ गए, प्लस बिजनेस फंडामेंटल्स में भी पॉजिटिविटी आई है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स है जो फार्मा में बेटर किए हैं। क्रैम्स में भी जो बीच में जो इनपुट प्राइसेस वगैरह बढ़ने की वजह से जो कुछ स्टॉक्स वगैरह घटे थे, तो वो भी जो फार्मा से फोकस क्रैम्स है, उनमें भी अभी आने वाले क्वार्टर्स में आपको काफी पॉजिटिविटी दिखेगी। तो ओवरऑल ये सेक्टर थोड़ा प्रेशर में भी था, और वो भी वैल्यूएशन में भी फेवर में आ गया, और बिजनेस एनवायरनमेंट भी उनके लिए बेटर होते जा रहा है। जो डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज है उनके लिए तो वैसे भी बिजनेस स्टेबल है, तो वहां पे तो ठीक है, पॉजिटिव है ही। बट आई थिंक यूएस फोकस जो बिजनेसेस में जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, और उसकी वजह से थोड़ा अपटिक बना हुआ है। अच्छा सर, ये अभी फार्मा का ही जिक्र हुआ, तो फार्मा में सबसे अच्छा मूव, मतलब मैं इस पूरे सेक्टर को इंक्लूड कर रहा हूँ जिसमें डायग्नोस्टिक ने पिछले 1 महीने में अच्छा मूव दिया है, बट ये जो हॉस्पिटल स्टॉक्स थे सर, वो तो सारे के सारे ऑल टाइम हाई पे थे। लुक एट अपोलो, अपोलो मेरे ख्याल से अपने ऑल टाइम हाई से करीब 5-7% नीचे था, बट लुक एट मैक्स, लुक एट फोर्टिस, अच्छा मूव दिया यहाँ पे इन्होंने। इनको अभी होल्ड रखें, और अभी इनके और कितना चलने की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? मुझे थोड़ा सा वो सेक्टर ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो आप हॉस्पिटल्स का अगर कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि जितने भी आप रिटर्न रेशियोज वगैरह देखेंगे तो सब पैरामीटर्स में हॉस्पिटल स्टॉक्स काफी ओवर वैल्यूड है। तो आई वुड, मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि वहां पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अगर इन्वेस्टर्स करें तो उनके लिए लाभदायक होगा। अच्छा कृष्णा सर, एक जरा व्यू दीजिए इस समय जो मैक्रो सिचुएशन है, ग्लोबल और इंडियन दोनों, उसके हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं आपके हिसाब से? क्या सिस्टम में मान के चलें कि रेट कट्स होंगे? डॉलर को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? ये जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, ये आगे जाकर क्या हेडविंड बनेंगे या टेलविंड बनेंगे मार्केट के लिए? एज फार एज इंडिया, जैसे
लोकल फैक्टर्स देखें, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है, उसके बेसिस पे तो लग रहा है कि अपने आरबीआई ने जितने जो भी उनके मूव्स है, जो भी उनकी कथनी है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन पे फोकस्ड है जरूर, बट वो ये भी समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह दो 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 पॉलिसी से आई थिंक उन्होंने पॉज पे रखा है, तो शायद नेक्स्ट 6 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं, बट लेकिन बढ़ने की भी संभावनाएं नहीं है, तो वो बहुत एक बड़ा पॉजिटिव है एज फार एज इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न। दूसरा, इन्फ्लेशन भी लग रहा है कि कंट्रोल में आ रहा है। तो लोकल जो फैक्टर्स है ना, एक ही फैक्टर है कि अपने मॉनसून वगैरह किस हिसाब से पैन आउट होते हैं, उससे क्या रूरल इंडिया पे इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज लोकली जितने भी फैक्टर्स है वो सब पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो उनकी स्पेंडिंग है, तो उसकी वजह से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वगैरह के ओवरऑल इकोसिस्टम में जो लिक्विडिटी वगैरह है, वो भी बेटर है। तो लोकल फैक्टर्स में तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चैलेंजेस आपको आ सकता है वो ओवरसीज से आ सकता है, कि वहां पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है यूएस में कि इंटरेस्ट रेट पीक हो गए हैं या थोड़ा सा और वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है। दूसरा, वहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी नेगेटिविटी है। तो वो अपने मार्च में देखे थे कि वहां पे जो रीजनल बैंक्स में इश्यू हुए, आई थिंक नेक्स्ट 6 महीने में बोल रहे हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके वहां पे काफी रिस्क है सिस्टम में। तो वो कैसे पैन आउट होगा पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अ, हर समय कुछ ना कुछ ग्लोबल मैक्रोस तो नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए वही बेहतर होगा कि वो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करें, उसके फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपना सौदा करते रहें। नहीं तो आप मार्च में तो इतने ब्लड ऑन द स्ट्रीट था, फंडामेंटल्स तो स्टॉक्स के वही थे, और आज अपने 20% ऊपर है इंडेक्स पे। इट्स बेटर टू फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, जबकि ग्लोबल मैक्रोस को ध्यान में रखिए, वे ज्यादा सौदा मत कीजिए।